आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस्लाम ने समाजी, सियासी, इख्तिसादी और अज़दवाजी जिंदगी जीने का एक बेहतरीन दस्तूर पेश किया है। वालिदैन और औलाद के लिए एक दूसरे पर हुकूक, शौहर बीवी के एक दूसरे पर हुकूक, भाई के भाई पर। इसके अलावा निकाह, तलाक, जायदाद, कर्ज यानी इंसानी जिंदगी के हर गोशे के लिए इस्लाम ने नस्बुल ऐन कायम किया है। इंसान को एक लम्हा भी तन्हा नहीं छोड़ा है और ये दस्तूर इस्लामी इक़दार की रोशनी में रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई करते रहेंगे। अब जिम्मेदारी उलेमा, मुफ्तियाए इकराम, रहबरान मिल्लत और अकबरीन की है कि वो इस्लामी निज़ाम जिंदगी को दुनिया के सामने पेश करें और लोगों को ये बताएं कि ये कवानीन किसी भी तरह से इंसानियत के लिए नुकसानदेह नहीं है, किसी भी मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। दौरे हाजिर में जिस तरह से मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से रोज निकाह, तलाक, हलाला पर तनाजा हो रहा है और अब जायदाद में हिस्सेदारी और गोद लेने पर बने कानून पर भी सवाल उठने लगे हैं, ऐसे में क्या उलेमा, तंजीमें, तहरीकें और बिलखुसूस पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? क्या बोर्ड ने आज हुई लॉ कमीशन के साथ मीटिंग में ये सही तरीके से वाजे किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी भी तरीके से मुल्क के आईन के खिलाफ नहीं है और ना ही ये कोई अलग से कानून है, ये एक निजाम जिंदगी है जिसमें किसी भी तरह की तरमीम मुमकिन नहीं। लॉ कमीशन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली से मुताल्लिक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कुछ लिखित सवाल पूछे थे, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नुमाइंदा वफद ने आज लॉ कमीशन चेयरमैन जस्टिस BS चौहान से मुलाकात की। लॉ कमीशन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्लाम में बच्चा गोद लेने, जायदाद की तकसीम की बुनियाद, मॉडल निकाहनामा और इसके अलावा भी कई और मुद्दों को लेकर सवाल पूछे। लॉ कमीशन ने बोर्ड से ये भी पूछा था कि क्या इसमें तब्दीली हो सकती है, अगर तब्दीली हो सकती है तो वो बदलाव क्या और कैसा हो सकता है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन तमाम सवालों के लिखित जवाब दिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कमीशन को ये भी साफ कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी तरमीम नहीं की जा सकती, लेकिन इस्लाह के लिए वो तैयार हैं अगर वो कुरान और हदीस की रोशनी में जायज हैं और हमारी इस्लाह कमेटी इसको लेकर काम भी करती रहती है। तकरीबन 1.5 घंटा बैठक चली है। 12 लोग थे और पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ थे, जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे और बात ये थी कि उन्होंने कुछ सवालात पूछे थे इस्लामी कानून से मुताल्लिक, कस्टडी के ऊपर, अडॉप्शन के ऊपर और इस तरह की चीज़ों पर, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, औरतों के हिस्से के ऊपर में। तो उसमें हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है और अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या क्या माइनर डिफरेंसेस हैं, वो तफसील से एक रिटन फॉर्म में उनको दिया है। सर, कितने कुल आपसे सवाल पूछे थे? कुछ रिटन में सवाल पूछे, 8 सवाल पूछे। क्या ये रिटन में इनका जवाब मांगा गया है या रिटन में जवाब दे दिया? हमने उनसे मांगा था कि आप हमको सवाल रिटर्न में दीजिए तो हम रिटर्न में जवाब देंगे। पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी 21 मई को, उसमें उन्होंने हमको वर्बली सवाल किए थे तो हमने उनसे कहा था कि आप रिटर्न में दीजिए तो हम रिटर्न में जवाब देंगे। हमने आज वो रिटर्न में जवाब दे दिए। अडॉप्शन था और बंटवारे की कस्टडी थी बच्चे की, औरत का मेंटेनेंस था, औरत के प्रॉपर्टी राइट्स थे, इसके अलावा जो है वो यानी अलग अलग कानून में क्या डिफरेंसेस वो थे, मॉडल निकाहनामा था, हर चीज़ पर बात थी। लॉ कमीशन के पूछे गए सवालों के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि लॉ कमीशन ने इसको लेकर कुछ भी वाजे नहीं किया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मनाही ही की है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लॉ कमीशन ने मुस्लिम लॉज को लेकर ये सवाल क्यों पूछे हैं। लॉ कमीशन को आखिर मजहबी मसाइल में, जो कि मुसलमान हमेशा से खुद हल करते आए हैं, अचानक दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई? वो सवाल जो कि समाज से नहीं बल्कि सीधे तौर पर मजहब से जुड़े हैं और मुल्क का कानून मजहब के हिसाब से उसे तय करने का हक भी देता है। लॉ कमीशन उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल क्यों करना चाहता है? क्या ये मामला उतना ही सीधा और सरल है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसके पीछे की वजूहात कुछ और हैं? इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो लॉ कमीशन ने जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल पूछे हैं, उससे लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी है। आखिर लॉ कमीशन को इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो रही है उन लॉज के बारे में जानने में, उन मजहबी मामलात के बारे में जानने में, जिसको हमेशा से ही मुसलमान शरीय कानून के रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में हल करते आए हैं। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप लगातार जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के मेहमान का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमाल फारूकी साहब, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहम मेंबर हैं। फारूकी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल यह है, जिस तरह से अभी मैंने ये सवाल उठाया भी कि जिस तरह से लॉ कमीशन ने लिखित में सवाल आपसे पूछे और आपने उसका जवाब दिया है, जहन में लोगों के सवाल ये आ रहा है कि आखिर लॉ कमीशन ने ये सवाल पूछे ही क्यों हैं? इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है? क्या वाकई में इतना सादा सरल ही है जिस तरह से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो पूछने या जानने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमें इंटेंशन का तो किसी का नहीं पता, लेकिन जो जस्टिस चौहान साहब ने पिछली मरतबा जो हमसे कुछ सवाल पूछे थे वो ज़बानी पूछे थे, हमने ज़बानी उसके जवाब भी दिए। जब हमारी डिटेल में उन्होंने बात सुनी तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने इत्तफाक किया कि इस्लामी कानून जो है वो किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो औरतों के खिलाफ है या फैमिली के खिलाफ है, और उसका जो निज़ाम ख़ास तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मामला है, इनहेरिटेंस का मामला है, वो बहुत ही मजबूत है और हम ये चाहेंगे कि बाकी और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसको माने। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन हमें इसकी कुछ आपसे रेफरेंसेस के साथ में जवाब चाहिए। तो हमने बहुत ही स्पष्ट रूप में क्लियर साफ सुथरे लफ्ज में कहा कि आप हमको जो भी पूछना है सवालनामे के तौर पर दीजिए, हम इसका जवाब देंगे। हमारी हमेशा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक हमेशा से काविश ये रही है कि हम जवाब देने से भागते नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने जो मद्दे मुकाबिल हैं उनको समझाएं कि इस्लामी कानून जो है वो किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि खुदाई कानून है जो कुरान मजीद के अहकामात की पाबंदी और अस्वे हसना पर चलने का हमारा धर्म और ईमान है, और हम इसके बगैर चल नहीं सकते। और जिन चीज़ों में भी मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल लेकिन क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से ये नहीं पूछा कि आखिर ये सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं? हमने सबसे पहले यही सवाल पूछा था और हमने कहा था कि अगर आपका इस मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक से कुछ बात करने का इरादा है तो हम इसका मामला बड़ा क्लियर कर दें कि हमारा इसमें बहुत ही स्पष्ट वो है कि हम अपने मजहब में किसी भी किस्म की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो हमारा 1500 साल से बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड लॉ है और उसमें हर वक्त में जहां जहां भी प्रॉब्लम्स आई हैं हमने उसको रिजॉल्व किया है। तो उन्होंने इसके जवाब में दिया कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई चेंज करने का लाने का कोई इरादा नहीं है, और उनकी नज़र में जैसा उन्होंने फरमाया कि 10 साल तक तो कोई इसके ताल्लुक से सोचे भी नहीं। आज भी हमारी जब इस सिलसिले में बात हुई तो हमने कहा कि 10 साल की बात नहीं है, बल्कि जो मुल्क का जो निज़ाम है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके हिसाब से हर मजहबी इकाई को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है। अगर वो क्लैश हो रहा हो कहीं तो हमको बताया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जहां तक औरतों के हकूक़ का ताल्लुक है, बच्चों के हकूक़ का ताल्लुक है, जहां तक तलाक के ताल्लुक से भी जो बात हुई, उन्होंने एक बात और कही थी कि जो मामलात कोर्ट के अंदर हैं हम उनमें कोई दखील नहीं होंगे। तो कुल मिला के जो गुफ्तगू रही वो ये रही कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही मुस्बत अंदाज में हम, क्योंकि हर हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन की इज्जत और एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमसे बिल्कुल खुले लहजे में गुफ्तगू हो तो हम उसका हर एक का जवाब देंगे। और भी कई मेरे सवाल हैं इसी से जुड़े हुए जो जहन में जिसमें बात करूंगी, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए, उनको ले लेती हूँ। पहले उस्मान गनी चौहान साहब हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और उसके साथ साथ हाशिम साहब भी अलीगढ़ से। पहले उस्मान साहब को ले लेते हैं। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मुसा खानम साहिबा। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम कमाल फारूकी साहब। जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम। जी फारूकी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कॉमन सिविल कोड हम पे नाफिज किया जाएगा तो हमारे हुकूक किस तरह हम बताएंगे कि ये हमारे हक है, ये हमारी प्रॉपर्टी के मामले है, ये हमारे निकाह नामे के मामले है। कमाल साहब, आप मुझे जरा उसको तफसील से समझाइएगा कि हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जो इस्लाम की जो शरीयत है उसकी पाबंदी करनी है, और मेरे मुल्क का कानून जो है मुझको इसकी इजाज़त देता है, बाकायदा गारंटेड है कि जो भी जितनी भी मजहबी इकाई हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक हंगामा है, एक पॉलिटिकल इशू है जो वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो बताए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है,
کیونکہ یہاں پر بالکل ڈفرینٹ طریقے سے لوگ باگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. مسلمانوں کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. ہاشم صاحب کو لے لیتے ہیں. ہاشم صاحب اپنا سوال پوچھے. ہاشم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تو ہاشم صاحب سے شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت میلے چھوٹے سے بریک کا بھی ہو گیا ہے، یا رک رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے. لیکن اگر آپ کے پاس اس سے جڑا کوئی بھی سوال ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لا کمیشن نے آخری سوالات کیوں پوچھے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کو لے کے کیا جواب دیا ہے، ان تمام چیزوں سے جڑے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ پروگرام کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. فی الحال یہ رک رہے ہیں ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لیے، کہیں جائے گا نہیں، جلد حاصل ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ لا کمیشن نے جس طرح سے مسلم پرسنل لا بورڈ سے اسلام کو لے کر، شرعیہ قانون کو لے کر، اس کے کچھ مسئلوں کو لے کر جس طرح سے سوال پوچھے ہیں، اس کا جواب دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے. فاروقی صاحب، کیا واقعی میں یہ اتنا سادہ سمپل لگ رہا ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ذہن میں لگاتار یہ سوال آ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ اتنا سادہ ہے، چلیے جیسا کہا جا رہا ہے ہم نے اگر ویسا مان لیا، تو کیا اور دوسرے جو مذاہب ہیں کہ ان کو لے کر بھی کیا اسی طرح کے سوال پوچھے جائیں گے؟ کیونکہ صرف مسلمانوں کو لے کر ہی اسی طرح کے، اسلام کو لے کر ہی اسی طرح کے سوال کیوں؟ آپ کا سوال بالکل جینوین ہے اور یہ ان کو خود جواب دینا ہے. ہم نے تو کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، مسلم اکائی کا تعلق ہے، ہم کسی جواب سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے آپ کچھ فائدہ کر پائیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہی ہوگا. اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی جو ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے، ایسی چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزیں جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف ہیں، وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر نکاح حلالہ کے تعلق سے میڈیا میں ایک ایسا چل رہا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، جبکہ جس پرسپشن سے اور جس پوائنٹ آف ویو سے حلالے کو بیان کیا جا رہا ہے، اسلام میں اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں، وہ حرام ہے. جی کمال صاحب، کیا لا کمیشن نے یہ بھی پوچھا تھا پرسنل لا بورڈ سے کہ کیا کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے مسلم پرسنل لاز میں؟ کیا اس طرح کا بھی سوال پوچھا تھا؟ اصلاح کی بات کہی تھی، کیا انہوں نے ایگزیکٹلی کہا تھا؟ بالکل انہوں نے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے ہم سے اڈاپشن کے تعلق سے معلوم کیا. حالانکہ اڈاپشن کے اندر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن ہم نہیں مانتے اس کا آرڈر کو. مسئلہ کیونکہ وجہ یہ ہے، ہم نے ان کو بالکل ایکسپلین کیا کہ اسلام میں جو رشتے ہیں، وہ رشتوں کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے، اور ان کی جو سینکٹیٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا جہاں تک پردے کا تعلق ہے، ہم کو یہ پتا ہے کہ کس کے ساتھ میں پردہ کرنا ہے، کس کے ساتھ میں ہماری بچیاں اور بہن رہ سکتی ہیں، کس کے ساتھ میں غیر انجان لڑکے کے ساتھ میں ہم کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کریں گے، اور یہ بالکل غلط ہوگا اور یہ اسلام کے منافی ہوگا. اور کیونکہ اسلام جو ریئل فادر اور مدر ہے اس کی ہمیشہ عزت کرتا ہے. یہ آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں کہ ایک بچہ کسی اور کا ہے اور آپ اس کو اپنا نام دے رہے ہیں، باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں بننے. اسلام اس کے قطن کو اجازت نہیں دیتا. اسی طرح سے ہم نے بتایا ہے کہ جو پراپرٹی کا معاملہ ہے، آپ پراپرٹی کے تعلق سے جو بات کر رہے ہو، ایک یہ پہنچتا ہے کہ شاید ہم عورتوں کے حقوق کو پامالی کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو بتلایا ہے کہ اسلام کے اندر جتنا بھی ایک بیوی کے اوپر جو کچھ بھی خرچہ ہے، اس کے جو کچھ بھی ذمہ داری ہے، وہ ساری کی ساری شوہر کے اوپر ہے. چاہے وہ اس سے زیادہ کماتی ہو، چاہے اس کے اپنے پاس سورس آف انکم زیادہ ہو، لیکن اس کے اور اس کے بچوں کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے. تو جب شوہر کے اوپر ساری ذمہ داری ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو اندر پراپرٹی کے اندر بھی اس سے زیادہ حصہ ملے گا. لیکن ایک اسٹیج ایسے بھی آتی ہے جہاں شوہر اور بیوی کو برابر کے حقوق ملتے ہیں پراپرٹی کے اندر، جب ان کے پاس کوئی اور وہ نہیں ہوتی، کوئی فردر کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب اگر ترمیم کی بات کی جا رہی ہے تو شک شبہ پیدا ہوتا ہے. اصلاح کی اگر بات کی جا رہی ہے تو اصلاح تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جس کو لے کر بہت واضح طور پر چیزیں نہیں کی گئی ہیں، اور اصلاح کے لیے ہمیشہ جو ہے مسلم معاشرہ تیار ہے، لیکن ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے، یہ واضح طور پر کہا گیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، حبیب اللہ ہے ممبئی سے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. حبیب اللہ صاحب اپنا سوال پوچھیے. عتیق اللہ صاحب ہے ہمارے ساتھ. عتیق اللہ صاحب اپنا سوال پوچھیے، اس سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے اپنے. جی میرا سوال یہ ہے کمال فاروقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں کمال فاروقی صاحب ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل 5 سال سے جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہی تعلق سے تمام باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ ماب لنچنگ ہے، یہ ہے، وہ ہے.
इससे पहले ये तमाम चीजें फिरकावारियत बिल्कुल नहीं थी, हिंदू मुस्लिम भाई तमाम मिलजुल कर रह रहे थे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोग, हमारी ही औरतें जाने के बदले में दूसरी जगह जाना और अदालतों से सवालात दाखिल करना, ये सब क्या हमारी अपनी कारस्तानी नहीं है? पहले हम अपने आप को दुरुस्त करना दुरुस्त सही है ना, तब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलेगी। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है तो उस वक्त शरीयत आगे आ जा रही है और लोग पूछ रहे हैं ये क्या बातें हैं। देखिए समस्या को देखिए ये चाहिए जी हुकूमत का इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड साबित करना, यानी हमारे पर लागू करना, क्या इसी वक्त में जरूरी है या बात के लिए? जी नहीं, आपने मोहतरम बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन हम तो हर शर में खैर तलाश करने की कोशिश करते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इस्लाम की तालीमात को आम करें और लोगों को बतलाएं। और आज लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि जो इस्लाम के अंदर जो प्रॉपर्टी राइट्स का ताल्लुक है, खास तरीके से कोई भी आदमी जो है वो प्रॉपर्टी को अपनी मौत के बाद के लिए 1/3 से ज्यादा किसी और को नहीं दे सकता, 2/3 का अकॉर्डिंग टू द लॉ ही जाएगा। ये निजाम किसी और मजहब के अंदर नहीं है। औरतों के जो प्रॉपर्टी राइट जो है, इस्लाम पहला मजहब है जिसने औरतों को प्रॉपर्टी राइट दी है और वो आज तक भी बरकरार है। तो हमको ये कहने का मौका मिल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे ताल्लुक से गलत फहमियां तलाक के ताल्लुक से बताई जाती हैं, हमने आज उनको एक्सप्लेन किया कि 3 तलाक का बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल लॉ से निकाल देंगे उसका नुकसान औरत को भी बहुत ज्यादा होगा। फिर हमने ये भी बताने की कोशिश करी कि जब मुसलमानों के खिलाफ आप इस तरह की मुहिम चला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि एक वक्त में 3 तलाक वैलिड नहीं है। तो जो चीज वैलिड नहीं है, जो एक्शन हुआ नहीं है, उसके ऊपर आप सजा कैसे दे रहे हो? आप किस तरह से सजा से, चोर ने चोरी करी नहीं है और उसके बावजूद आप उसको चोरी की सजा, तलाक हुई नहीं है और उसके बावजूद भी आप उसको 3 साल की जेल करोगे? तो ये इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करके ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स से हमको दिखाने की कोशिश की जाती है कि तमाम समाजी बुराइयां जो हैं वो एक ही मजहब के ताल्लुक से हैं और उसी में है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, मंसूर इकबाल है मुरादाबाद से। मंसूर साहब अपना सवाल पूछिए। बात हो रही है जी मंसूर साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी चलिए, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन कमाल साहब लगातार आप ये देख रहे हैं कि लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, लगातार इसको लेकर खदशा है लोगों में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कहीं ना कहीं से ये बताने में लोगों को नाकाम साबित हुआ है कि समाज को ये बताने में कि दरअसल जो मजहबी मामलात हैं उनको हमेशा से ही मुसलमान मजहब की रोशनी में, शरीयत कानून की रोशनी में हल करता आया है। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक पैरेलल कानूनी निजाम कायम करने की कोशिश की जा रही है या फिर जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के उनको भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान के कानून से ही तो हमको ये इजाजत मिली है। हिंदुस्तान का कानून इतना खूबसूरत है कि उसने इजाजत दी है हर मजहबी इकाई को अपने मजहब के हिसाब से रहने की, और हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कानून का एक हिस्सा है हमारा। और हम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोशिश कर रहा है वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा निजाम है ट्रस्टेड निजाम है, हमें किसी और निजाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1500 साल से हमारे लिए जो निजाम है बिल्कुल सही काम कर रहा है हर लेवल के ऊपर, हर स्टेज के अंदर, हर मौके के अंदर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक कानून जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैरेलल हम कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम उनको ये अकल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एक चैनल पर इससे पहले भी बात कह चुका हूं कि ये जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये तो खुद कोर्ट कहता है इस बात को कि कोर्ट के अंदर 15-20 साल लग जाते हैं किसी को तलाक लेने के लिए या करने के लिए। अगर आप वो दारुल क़ज़ा के अंदर इस्लामिक शरीयत के हिसाब से जाते हैं, फैसले होते हैं, तो दोनों लड़की और लड़का दोनों के लिए अच्छी बात है, बजाय इसके कि उनकी जिंदगी खराब हो। तो इन चीजों को हमको बताने की जरूरत है। और अपने यहाँ जो समाज में भी खराबियां हमारे आ गई हैं क्योंकि मजहब को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी और आपकी ड्यूटी होती है। लगातार ये मैसेज जरूर जा रहा है समाज में, और इस तरह से जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो ये दरअसल समझ रहे हैं कि शरिया कानून का मतलब, या फिर मुसलमान जिस तरह से अपने मजहबी मसाइल अपने हिसाब से हल करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान का जो आईन है, जो कानून है, उस पर भरोसा नहीं है और वो उसको शायद मानते नहीं। इस तरह की भी एक जो सोच है वो कहीं ना कहीं तक पहुंच रही, जो कि बिल्कुल गलत है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मकसूद अहमद साहब है आगरा से। मकसूद साहब पूछिए अपना सवाल। वालेकुम जी वालेकुम सलाम।
جی یہ کامن سول کوڈ کے تعلق سے ہندوستان جو ہے جی یہ بہت سارے مذاہب کا ملک ہے، جی تو صرف مسلمان جو ہے نہیں ہے بلکہ ہندو قوم کے علاوہ بہت ساری قومیں یہاں بستی ہیں. کیا کامن سول کوڈ میں وہ بھی جو ہے شامل کی جائیں گی؟ اگر کی جاتی ہیں تو پرسنل لا بورڈ کیا پہل کرے گا ان تمام جو ہے ذات کے لوگوں کو یا اس قوم کے رہنماؤں کو جو ہے لے کر کے کوئی ایک اسٹریٹجی طے کرے گا؟ کیا کرے گا پرسنل لا بورڈ؟ ضرور مسلم پرسنل لا بورڈ اس سے پہلے کوشش کر چکا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے ہم خود یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. خود ہندوازم کے اندر اتنے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ ان کے اندر ایک ساتھ لانا مشکل ہے. آپ آدیواسیوں کو دیکھو، آدیواسیوں کا جو قانون ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہم نے ان کو پروٹیکشن دیا ہے. آدیواسیوں کو پروٹیکشن دیا کہ ہم ان کے قانون کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے. وہ ایک ساتھ ان کے ہاں نہ صرف یہ کہ ایک مرد 3 شادیاں 4 شادیاں کرتا ہے، وہاں عورتیں بھی 1 سے 2 3 شوہر بھی رکھتے ہیں. وہ ان کو ہم نے پروٹیکشن دیا ہے. آپ اس کو اگر یہ کرنے کی کوشش، اور ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ ملک اتنا وسیع ملک ہے، اتنا خوبصورت ملک ہے جو دنیا کے تمام مذاہب یہاں موجود ہوں، آپ کیسے ایک یونیفارم سول کوڈ لا سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کی ہمت ہے تو یونیفارم سول کوڈ کا ایک فارمولا تو پہلے بنا کر دکھلائے، ڈرافٹ تو بتا کر دکھلائے، تب ہم سے بات کریں. بالکل اصل میں مسلمانوں کو یہ پوائنٹڈ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک بیڈ بوائے کے طور پر پیش کر دیا جائے تمام ملک کے سامنے کہ ساری خرابی مسلمانوں کی وجہ سے. خدا کا شکر ہے مسلمان اپنے مذہب پر جب قائم رہتا ہے تو وہ انسانیت کی بالکل بقا کے لیے ہے. عورت کے ساتھ میں ظلم زیادتی ہو نہیں سکتی، بچوں کا حقوق ملے گا، والدین کو حق ملے گا اگر ہم اپنے احکامات شریعت کو پر عمل کریں گے. اور ہم کو بتا دینا چاہیے صحیح اسلام کو اگر مانے تب. ایک اور جو کالر تھے ہمارے ساتھ منصور اقبال صاحب، ایک بار پھر سے جڑ گئے. منصور صاحب پوچھیے اپنا سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا مسلم پرسنل لا بورڈ شریعت کے سلسلے میں عوامی بیداری پروگرام چلائیں گے اور شرعی قانون کی کیا لٹریچر کو کتابی شکل دی جائے گی؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور ہمیں بڑے اچھا لگتا ہے یہ آپ کے ٹی وی کے ذریعے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بے پناہ لٹریچر ہے. اور وہ لٹریچر اب تو آپ کو پتا ہے ماڈرن ٹیکنکس موجود ہیں. ہمارا سارا کا سارا لٹریچر ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اور اصلاح معاشرہ جو ہے وہ ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے. ہم جتنے بھی ہمارے خطبات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ان میں خاص طریقے سے اصلاح معاشرہ کے اندر جو خراب ہمارے ہاں شادیوں کے اندر فضول خرچی ہمارے ہیں، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم حقوق کی پامالی کی وہ سخت مخالفت کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ میں بیہیو کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اور دارالقضاء جو ہے ایسے تمام مسئلوں کو ٹیک اپ کرنے کے لیے عورت کے ساتھ میں اس کا صحیح حق دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے، اور ہم جتنے بھی ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اس کا رہتے ہوئے آپ لوگوں کی محبت سے، آپ لوگوں کے کوآپریشن سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے. اور اگر اس نے شریعت کی پابندی کری تو وہ کسی بھی انسان کے ساتھ میں زیادتی نہیں کر سکتا. اپنے بہن بھائی بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ کے تو بات ہی چھوڑیے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اسلام جو ہے وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کو اس طرح سے ٹیک اپ کیا ہے کہ کوئی دوسرا مذہب اس کی وہ نہیں دے سکتا. اور ہم ایک بات آپ کو اور بتا دیں، مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے مت آیا تھا کہ شاید ہم عورتوں کو ان کا حقوق نہیں دیتے ہیں. مجھ کو کوئی سی بھی ایک اور دوسری آرگنائزیشن ایسی بتلا دیجئے، این جی او، جو کہ اپنی عورتوں کو اتنا حقوق دیتے ہوں. ہمارے ہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر تقریباً 25% خواتین ہیں، اور اس میں سب پڑھی لکھی خواتین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی چیز کو لیتے ہوئے پورے ملک کے اندر، اور زی کے لیے تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کوریج بھی دی. کروڑوں کی تعداد میں عورتیں جو ہیں سڑکوں پہ نکلی، جنہوں نے بتلایا کہ ہم کو ہمارے شرعی معاملات کے اندر مداخلت بالکل برداشت نہیں، اور ہمارا قانون بالکل ٹھیک ہے. یہ اس بات کو کہتا ہے کہ اسلام کا قانون خدا کا شکر ہے ہمارے لیے مکمل ہے. کسی بھی سماج میں برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہو سکتا. یہ سماجی برائیاں ہیں اور اسے اسی طرح سے، اسی چشمے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے حل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ کلچر کے لوگ رہتے ہیں، تو اس سے کسی بھی طرح کے آپ کے اندر انفلوئنسز ہو سکتے ہیں، لیکن سماجی طور پر اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس کو مذہب سے جب جوڑا جاتا ہے غلط فہمیاں وہیں پیدا ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ کمال فاروقی صاحب اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے. شکریہ.
तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए। अगर आपके पास कोई भी मशवरा है, कोई राय है हमारे लिए, कोई ऐसा मौजू है जो आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम शामिल करें, वो माहिरीन जो आप चाहते हैं जिनको हम शामिल करें, उनके नाम, वो मौजूआत आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।